नमस्कार दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आपके कुछ एक कमेंट्स थे कि हमारे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिए, ठीक है। वहाँ आपके जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमसे पूछिए, हम आपको आंसर करेंगे। उसके साथ आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, जो अपन यूनिट पढ़ रहे थे थर्ड वाले, ठीक है, उसमें लास्ट टॉपिक बचा है। मीन्स केंद्रीय बल वाला जो चैप्टर था उसमें एक लास्ट टॉपिक, और ऐसे कहते हैं कि ये वाला जो टॉपिक होता है बहुत हार्ड होता है सर, समझ नहीं आता। और नाम क्या उसका? रदरफोर्ड प्रकीर्णन। मेरे साथ ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, एक टर्म में भी मिस्टेक नहीं होगी। मीन्स मैंने बता दिया आपको कि अपना टॉपिक क्या होगा, रदरफोर्ड प्रकीर्णन। कई बार आप कहते हो कि लिखने में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं बस उतना ही लिखता हूँ जितना आपके समझ आता है, क्योंकि यहाँ वो मकसद नहीं रहता कि राइटिंग जमाए। इससे भी अच्छी लिख सकते हैं, लेकिन टाइम बचे। टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे भी लिख देते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड का नाम आते ही आपके माइंड में एक छोटी सी थिंक आनी चाहिए। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि रदरफोर्ड और न्यूक्लियस का बहुत ही अच्छा खासा रिलेशन है, ठीक है। और कोई भी परमाणु होता है उसमें न्यूक्लियस तो होता ही है, ठीक है। और न्यूक्लियस होता है क्या है कि कोई भी परमाणु है उसका पूरा का पूरा मास किसी एक छोटे से बिंदु के ऊपर केंद्रित रहता है, जिसको आप क्या कहते हो? न्यूक्लियस कहते हो। ये छोटी छोटी बातें हैं जहाँ से अपन शुरू करेंगे। उसके साथ क्या है, जैसे ही इस न्यूक्लियस के पास इधर से अपन एल्फा कण डालते हैं। अब एल्फा कण क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। एल्फा कण किसका नाभिक होता है? हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम क्या होता है जी? 2He4। आई बात समझ? मीन्स इधर से कोई हीलियम का परमाणु जिसको अपन कहेंगे एल्फा, इस नाभिक की ओर अपन भेजेंगे। और यहाँ खास बात क्या रहेगी, इस जो नाभिक का द्रव्यमान है वो द्रव्यमान इस एल्फा कण की तुलना में क्या होता है जी? ज़्यादा होता है। इसका मीनिंग क्या है? जैसे ही एल्फा कण इसके पास आएगा, ये जो नाभिक है वो हिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती कि ये इस नाभिक को हिला दे। और नाभिक इस एल्फा कण की तुलना में भारी भी होता है, इस वजह से ये यहाँ से हिलता नहीं है। तो समझ आया, एल्फा कण आएगा तो नाभिक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इसकी जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि नाभिक हो चाहे एल्फा कण हो, दोनों क्या होते हैं जी? बिंदु कण होते हैं। बहुत छोटे से कण होते हैं दोनों ही। जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो आप नोट्स बना सकते हो। इस वे में मैं बोल रहा हूँ कि मेरी पूरी की पूरी लाइन आप लिख लो तो आपके लिए नोट्स की तरह वो काम करने लगते हैं। उसके साथ क्या हो सकता है कि जब भी रदरफोर्ड स्कैटरिंग होता है तो यहाँ पे कुलाम का नाम आए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जब कोई भी दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल मतलब कोई भी दो आवेश Q1 और Q2, यदि इन दोनों के बारे में अपन बात करेंगे तो जब दो आवेश आ जाते हैं तो वहाँ पर जो लगने वाला बल है वो अपन क्या लेते हैं? कूलाम बल। इसका मतलब है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग तभी होगा जब होगा तो इन एल्फा कण और नाभिक के बीच में कौन सा बल एक्ट करेगा? कूलाम बल। और कूलाम बल का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1Q2/r², ठीक है। आर जहाँ पे अपन लेंगे कोई भी नाभिक है उसकी त्रिज्या। खास बात बता देते हैं आपको कि ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस का चार्ज आप कैसे लेते हो? तो न्यूक्लियस का चार्ज होता है कैपिटल Z के साथ क्या होता है जी? E। समझ गए आप? सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए कि यहाँ पर कूलाम अन्योन्य क्रिया एक्ट करेगी। अब कैसे होगा अपन बाई डायग्राम समझते हैं। चलिए देखिएगा, डायग्राम से समझने का पूरा प्रयास आप करोगे, ठीक है। मैं ये सपोज करके चलता हूँ कि ये वाला कोई पॉइंट है जहाँ पर मेरा न्यूक्लियस, मीन्स जो भी पार्टिकल है उसका क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अपने भी में न्यूक्लियस होता है, अपने भी नाभि होती है, वो अपने लिए न्यूक्लियस की तरह काम करती है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? न्यूक्लियस। और इसकी कोई क्रिया रेखा है, मान लो यहाँ अपन ने कोई लाइन खींच दी और इसके पास क्या आना है? कोई ना कोई एल्फा कण आना है। मीन्स इधर से कोई एल्फा कण आएगा। अपन सपोज करते हैं कि यहाँ से कोई एल्फा कण आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट तक आया।
क्यों आया, आगे डिस्कशन। और इसकी कोई क्रिया रेखा है वो अपन मान लेते हैं कि इस दिशा में, क्योंकि इधर से आ रहा है तो निकलना किधर चाहिए, सीधा निकलना चाहिए, लेकिन नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि इस नाभिक के कारण ये जो एल्फा पार्टिकल है वो थोड़े से अपने पथ से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। और पथ से भटकना ही क्या कहलाता है इसके लिए, परिकिरणन। तो परिकिरणन वर्ड समझ आया। ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल इस नाभिक के पास नहीं आ सकता, पास आने से पहले ही क्या हो जाता है, दूसरी दिशा में चला जाता है। उस वर्ड को अपन क्या कहते हैं, परिकिरणन कहते हैं। समझ आई बात आपको इतनी, ठीक है। चलिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चला आया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये इधर आएगा तो इस दिशा में नहीं जाके ये कौन सी दिशा में चला जाएगा, इस प्रकार से इसकी कोई दिशा होगी, ठीक है। पूरा समझाएंगे आपको कि ये दिशा किस प्रकार से अपन लेते हैं। इसका मान लो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ, कोई पॉइंट है ओ, ठीक है। उसी प्रकार जब यहाँ ये एल्फा कण आ रहा था तो मैं ये कह देता हूँ इसका वेग है वो वी नोट, क्योंकि ये गति करता हुआ आएगा तो वेग क्या मान लिया अपन ने, वी नोट मान लिया, ठीक है। पहले यहाँ था, बिंदु को अपन ने पी नाम दे दिया, मान लिया इसका मास क्या है, एम है। समझ आ रहा है अच्छे से। उसके बाद यहाँ मैंने कोई पॉइंट लिया है ओ, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ तक ये था तब तक अपने को पता था इसका वेग ये है। जैसे ही इसकी दिशा भटकी, मीन्स वेग की दिशा भी भटकेगी, और जब वेग की दिशा भटकेगी तो अपन वेग को घटक के रूप में ले लेते हैं। अपन ये मान के चलते हैं इस तरफ जो वेग का घटक है इस बिंदु पर वो vx है, उसी प्रकार इसके लंबवत दिशा में जो वेग का घटक है वो क्या है, vy। मैं आपको कहूँ x दिशा में वेग का घटक क्या होता है, तो इजीली आप बोल सकते हो ना, vx, x दिशा में क्या लेते हैं, cos थीटा। उसी प्रकार y दिशा में मैं कहूँ तो vy, साथ में क्या आ गया जी, sin थीटा। समझ आई ये वाली बातें। और यहाँ पर कोई ना कोई एक बल एक्ट करेगा और अपन मान लेते हैं वो बल है, कौन सा बल है, बताया था आपको, कूलाम बल। यदि मैं इसको थोड़ा सा यूँ करूँ तो यहाँ बनने वाला कोई एंगल ले लूँ मैं, थीटा। समझ आई इतनी बात। इस वाले बिंदु को मैं इस बिंदु से मिला देता हूँ और ये कहता हूँ कि ये जो दूरी है, क्योंकि यहाँ तक तो अपना एल्फा पार्टिकल आ रहा था, यहाँ तक आने के बाद ही यहाँ से क्या हो रहा था, स्केटर्ड हो रहा था, और मैं इस दूरी को नाम क्या दे देता हूँ, r, ठीक है। थ्योरी समझ आ रही है। और इस बिंदु पर कोई ना कोई एक्ट करने के लिए अपन ने बता दिया कि ये वाली कोई दिशा है, किसकी दिशा है, कोई किसी भी वेग की दिशा है, और यहाँ बनने वाला एंगल क्या ले लिया अपन ने, कोई एंगल है फाई। समझ आया। अब जो सिचुएशन यहाँ है इसी प्रकार से कोई सिचुएशन यहाँ होगी, और अपन मान के चलते हैं कि जैसे ही एल्फा पार्टिकल इस बिंदु पर पहुँच रहा है उसका जो वेग है वो वेग है उसमें चेंज हो रहा है, मीन्स अपन मान के चलेंगे कि v हो गया उसका वेग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको घटक लेने होंगे कि x दिशा में क्या घटक है और y दिशा में क्या घटक है। अपन ये मान के चलते हैं कि x दिशा में कोई घटक हो गया इसका v नोट x, ठीक है। उसी प्रकार y दिशा में कोई घटक हो गया इसका vx, और यहाँ पे हो गया vy। समझ आई बातें। और यहाँ जो ये बनने वाला एंगल है यही अपन स्थिति यहाँ पे इमेजिन करके ले रहे हैं, ठीक है। और ये एंगल क्या हो गया अपने लिए, फाई हो गया। यहाँ तक कोई समस्या। अब मैं आपको कहूँ कि यदि यहाँ से मैं इधर नॉर्मल डाल दूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ से यदि मैं ये वाला नॉर्मल मीन्स लंब डाल दिया, मैंने कहाँ डाला, जो न्यूक्लियस है उसकी एक्सिस पे, और एल्फा पार्टिकल जो आ रहा है उसकी एक्सिस पे एक नॉर्मल डाला, मीन्स यहाँ से लंबवत अपन कहाँ पहुँच गए, इस एक्सिस पर पहुँच गए, तब इस वाले पैरामीटर को बोला जाता है स्मॉल b, और जिसको बोलते क्या है, संघट प्राचल। आई बात समझ। और वह दूरी, ठीक है, जिस दूरी के बाद ये स्केटर्ड होने लगता है उसको अपन ने किससे डिनोट किया है, r से, और इस r को क्या बोलते हैं जी, निकटतम पहुंच की दूरी। आई बात समझ, ठीक है। और ये क्या था, संघट
प्राचल मीन्स लंबवत वर्ड जहाँ आ जाए वहाँ तो संघट्ट प्राचल ध्यान रखना आपको। जो दूरी मीन्स क्लोजेस्ट दूरी, इधर से जब ये एल्फा पार्टिकल आ रहा है तो ये मिनिमम यहाँ तक इस न्यूक्लियस के पास पहुँच रहा था, इससे आगे जैसे ही बढ़ा दूरी का मान बढ़ गया। मीन्स वह न्यूनतम दूरी जिस दूरी पर एल्फा पार्टिकल आ सकता है क्या कहते हैं अपन उसको, निकटतम पहुँच की दूरी। समझ आई बात। और इसको किससे डिनोट करेंगे अपन, आर से। मैं एक कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर कर देता हूँ, जब अपन इसके बारे में डेरिवेशन पढ़ेंगे निकटतम पहुँच की दूरी तो इस आर को अपन स्मॉल डी लेके चलेंगे। ये डायग्राम अच्छे से आपके समझ आया। अब अधिकांशतः आप ये देखते हो कि बुक्स में कोई दूसरा डायग्राम लिखा हुआ मिलता है, वो भी आपको बताएंगे कि कैसे बनता है। इसके साथ यदि मैं अब आपको ये कहूँ कि मुझे रदरफोर्ड प्रकीर्णन की डेफिनेशन बताइए तो आप क्या कहोगे कि एल्फा कण के पथ का, देखिएगा एल्फा कण यहाँ से आ रहा था, इसका पथ कोई सरल रेखा था, कि एल्फा कण के पथ का सरल रेखा से अति परवलयाकार हो जाने की घटना को ही क्या कहते हैं, रदरफोर्ड प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहा मैंने, सरल रेखीय पथ का अति परवलयाकार हो जाने की घटना को ही क्या कहते हैं जी, रदरफोर्ड स्कैटरिंग कहते हैं। ऐसे बोल सकते हो एल्फा कण का सरल रेखीय पथ का अति परवलयाकार हो जाने की घटना रदरफोर्ड स्कैटरिंग कहलाती है। तो इतनी थ्योरी अच्छे से समझ आइए आपके। इससे आगे अपन डिस्कशन करें उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो संघट्ट प्राचल होता है उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होना चाहिए। निकटतम पहुंच की दूरी की एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो आप लिख लीजिए, मैं पहले संघट्ट प्राचल की डेफिनेशन बताता हूं कि जब आवेशित कण सरल रेखीय पथ पर गतिमान होता है तब नाभिक से आवेशित कण की न्यूनतम दूरी को, और न्यूनतम दूरी कौन सी है, लंबवत दूरी को संघट्ट प्राचल कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। उसी प्रकार निकटतम पहुंच की स्टैंडर्ड डेफिनेशन सुन लेना कि एल्फा कण के नाभिक के निकटतम पहुंचने के बिंदु की नाभिक से दूरी निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है। इंग्लिश में होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ आई थ्योरी अच्छे से। अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि आप बुक में जो डायग्राम देखते हो वो अधिकांश कौन सा डायग्राम देखने को आपको मिलता है। तो इस प्रकार का डायग्राम देखने को आपको मिलेगा कि कोई एक रेखा होगी, ठीक है, उस रेखा से इस प्रकार से रेखा दूसरी खींची हुई होगी, एक पथ बनाया हुआ होगा जो कैसा होगा, अति परवलयाकार। और वो पथ कहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा पथ होगा जो अपने लिए क्या शो करेगा, अपने को ये बताएगा कि ये जो पथ आपको दिखाई दे रहा है वो अति परवलयाकार हो जाता है। अपन ये मान लेते हैं कि इस तरफ कोई डायरेक्शन है और अपने जो फाई एंगल बन रहा है वो आपको बुक में यहाँ पर बना हुआ दिखाई देगा। समझ आई बात। इसी प्रकार यदि इस वाले बिंदु से यहाँ लंब डालें तो यहाँ आपको B लिखा हुआ मिलेगा। अधिकांश यहाँ M होता है, यहाँ पे N होता है। तो ये डायग्राम आया कहाँ से, इसी डायग्राम में से क्या निकाला गया है, ये वाला डायग्राम निकाला गया है। तो आपको ये वाला पता नहीं रखना, आपको कौन सा पता रखना है, ओरिजिनल डायग्राम की रदरफोर्ड स्कैटरिंग में कौन से पैरामीटर होते हैं। समझ आई बात। इसी के साथ यहाँ जो फाई आपको बन रहा है, 2-3 जगह आपको फाई दिखाई दे रहा है, और फाई को क्या बोलते हैं, परकीर्णन कोण। परकीर्णन कोण मीन्स कितने डिग्री से जो एल्फा पार्टिकल है वो परकीर्णित हुआ है। तो डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो इसके बारे में कि परकीर्णित आवेशित कण की अंतिम दिशा के साथ प्रारंभिक दिशा में जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है, परकीर्णन कोण कहलाता है। ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में अपने थ्योरी वाला पोर्शन पूरा डिस्कशन किया है कि इसकी थ्योरी कैसे होती है। ठीक है, अब अपन डिस्कस करेंगे कि इसका डेरिवेशन
क्या है। और बहुत अच्छे से, इतना सिंपल डेरिवेशन है कि एक बार यदि अच्छे से आप देख लोगे तो समझ आ जाएगा। बाकी आप और जगह देखते हो तो अलग अलग तरीके से ये डेरिवेशन किया हुआ मिलेगा, अपना तरीका तो शॉर्ट एंड स्वीट होता है। चलिए देखिएगा, अपन डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो इसका डेरिवेशन 2 टाइप्स में पढ़ा जाता है। पहली हेडिंग बताई जाती है आपको कि जो टक्कर प्राचल है वो और प्रकीर्णन कोण के बीच में क्या रिलेशन है। मीन्स पहली हेडिंग अपन क्या पढ़ेंगे, टक्कर प्राचल व प्रकीर्णन कोण में संबंध। थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, एक्टिव रहिएगा। मैं आपको कहूं टक्कर, तो टक्कर जहां हो रही होती है वहां पर कोणीय संवेग क्या रहता है जी, संरक्षित रहता है। ठीक है, पढ़ा होगा आपने टक्कर का नियम कि टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, उसी प्रकार ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। ठीक है, फर्स्ट वाली जो यूनिट है उसमें अपन पढ़ेंगे टक्कर का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से इसका विवेचन अपन करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे कि कोणीय संवेग का संरक्षण, जो दो बिंदु अपने पास थे, इस प्रकार का जो ग्राफ अपने पास निकल के आ रहा था, एक बिंदु को अपन कोई बिंदु P ले लेते हैं यहाँ वाले को, और यहाँ वाले को कोई बिंदु ले लेते हैं अपन Q। आई बात समझ। तब मैं कहूँ कि कोणीय बिंदु P व Q पर कोणीय संवेग का संरक्षण नियम के आधार पर क्या होगा, कोणीय संवेग को J से डिनोट करेंगे। P पर कोणीय संवेग किसके बराबर होगा जी, Q पर कोणीय संवेग के बराबर होगा। अब अपना यहाँ टास्क क्या है कि P पर कोणीय संवेग क्या होगा, तो P नीचे वाला था और P के साथ जो डिस्टेंस अपन ले रहे थे वो स्मॉल b ले रहे थे, टक्कर प्राचल। ठीक है, तो मैं कहूँ JP, J का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, mv इंटू आर। मीन्स J क्या होता है, P क्रॉस R। क्रॉस को हटाते हो तो क्या आता है, PR साइन थीटा। ये बताया जाता है P और R एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो यहाँ से क्या निकला P, और P बराबर क्या होता है जी, mv। वैल्यू पुटअप करोगे तो J आपको क्या मिलेगा, mvr। तो मैं कहूँ JP के लिए लिखना है तो mv, दूरी क्या कौन सी लोगे आप, स्मॉल b, क्योंकि वहाँ बिंदु P पर दूरी कौन सी ले रखी है अपन ने, स्मॉल b। तो mv क्या आ गया जी, b। समझ आया। एक एक पॉइंट को नोट करना आप। और वेग v थोड़ी था, वेग था v नोट। उसी प्रकार मैं कहूँ आपको कि बिंदु Q पर चलिए, चलो Q पर, और यहाँ वेग क्या था, v नोट। यही फॉर्मूला mv, यहाँ पर क्या था, निकटतम पहुँच की दूरी, जिसको अपन क्या ले रहे थे, r। कोई दूरी भी कह सकते हो आप, स्मॉल r। समझ आया कैसे JP निकाला अपन ने और कैसे JQ निकाला। संरक्षण का नियम है तो बाई इक्वेशन 1, 2 and 3 क्या मिला अपने को, mv नोट b किसके इक्वल आ गया जी, mvr के। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ने के लिए v बराबर क्या होता है, r ओमेगा होता है। ठीक है, तो रख दीजिएगा v की जगह r ओमेगा q वाले पार्ट में, तो mv नोट b इक्वल m, v की जगह r ओमेगा रखोगे तो r स्क्वायर इंटू क्या हो गया, ओमेगा। बढ़ो आगे। ठीक है, ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग d थीटा बट्टा dt। ये लो d थीटा डिवाइडेड बाई dt, इस इक्वेशन में रखोगे तो m v नोट b इक्वल m r स्क्वायर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। m टू m विल डिवाइडेड बाई 1 टाइम्स v नोट b इक्वल r स्क्वायर डी थीटा बट्टा डी टी। यहाँ से यदि मैं कहूँ कि इस r का मान क्या निकलेगा, r स्क्वायर निकलेगा v नोट b अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी। समझ आया, ये डेरिवेशन का पहला पार्ट है और इसको अपन मान लेते हैं कोई इक्वेशन है ये 4। अब मैंने बताया था जब भी रदरफोर्ड स्कैटरिंग होता है तो यहाँ कूलाम्ब एक्ट करता है। तो कूलाम्ब का नियम क्या होता है, पहले तो मैं आपको कहूँ कि बल F किसके बराबर होता है जी, m
ए। आगे बढ़ो, बल F ma, ए की जगह क्या है dv/dt। वेग जो v लगता है वो कौन सी डायरेक्शन में लगता है? अपना पार्टिकल किस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करता है? y डायरेक्शन में भागने की कोशिश करता है। मीन्स बल का कौन सा घटक काम में आएगा? अपने ओनली y घटक काम में आएगा। तो बल का y घटक लेंगे अपन m, वेग v का भी कौन सा घटक? y घटक डिवाइडेड बाई dt। इसको अपन मान लेते हैं कोई इक्वेशन है 5। ये आर स्क्वायर अपन ने क्यों निकाला? क्योंकि डेरिवेशन में जब अपन आगे चलेंगे तो आर स्क्वायर अपने काम में आएगा। इसी प्रकार यदि मैं आपको कहूँ कि कूलाम का बल क्या है, तो कूलाम का बल क्या होता है? F इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, पता लग रहा है ना कि R कहाँ काम में आएगा। उससे पहले अपन यदि ये कर दें, अपन ने देखा था और डायरेक्ट याद रख सकते हो, y घटक में कोई भी मान होता है तो उसके साथ आप क्या लेते हो? साइन थीटा लेते हो। तो बल F के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिएगा mdvy डिवाइडेड बाई dt। Fy की जगह क्या आ गया? F साइन थीटा। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन 5। समझ आया? ठीक है, अब अपन आगे क्या बोल सकते हैं कि कूलाम के नियम से, और मैंने बताया कोई भी बल होता है वो हमेशा न्यूटन के बल के तो बराबर होता ही है। ठीक है, तब अपन ने ये वाला टर्म काम में लिया है कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है जी? F इक्वल टू के Q1 Q2/r²। बताओ देखिए, Q1 अपने लिए नाभिक का, और नाभिक का क्या बताया था आपको? Ze। ठीक है, F इक्वल के Ze, साथ में Q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है? ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यों इलेक्ट्रॉन होता तो माइनस से क्यू ले लेते हैं अपन। ठीक है, नीचे क्या आ गया जी? r²। तो एक बल आपके पास ये आ गया। तो इक्वेशन 5 में क्या आप f की जगह ये वाली वैल्यू पुटअप कर सकते हो? इजीली पुटअप कर सकते हो। इसको इक्वेशन 6 ले लो बाई इक्वेशन 5 एंड 6। दोनों से क्या हो जाएगा? m dvy डिवाइडेड बाई dt दैट इक्वल के Zeq अपॉन r², साथ में क्या आ गया? साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, देखिएगा इसको यदि मैं नेक्स्ट वाला इक्वेशन कहूँ तो 7 है ना, समीकरण 7 में r² का मान रखने पर, मीन्स समीकरण 4 से मान रखने पर क्या मिलेगा आपको? dvy डिवाइडेड बाई dt इक्वल के Zeq अपॉन r² है, यहाँ पे साइन थीटा, और r² 4 में क्या था? v0b अपॉन d थीटा अपॉन dt। v0b अपॉन d थीटा अपॉन dt। नीचे का नीचे कहाँ भाग गया? ऊपर। m dvy अपॉन dt के Zeq डिवाइडेड बाई v0b इंटू डी थीटा अपॉन dt, और साथ में क्या आ गया जी? साइन थीटा। इधर भी dt है, इधर भी dt है, अपने कैंसिल आउट कर दिया। m dvy इक्वल के Zeq डिवाइडेड बाई v0b, साथ में साइन थीटा d थीटा, और इसको अपन ने मान लिया इक्वेशन 8। समझ आया कि यहाँ तक अपन कैसे पहुँचे हैं? ठीक है, अब यहाँ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जो वेग vy लिखा हुआ है इसकी लिमिट क्या लोगे आप? ठीक है, और जो थीटा लिखा हुआ है उसकी लिमिट आप क्या लोगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिएगा, पहले तो मैं कहूँ m को इधर भेज देते हैं अपन, तो dvy इक्वल के Zeq अपॉन v0b m साइन थीटा d थीटा। समझना बहुत इम्पोर्टेंट। वेग v जब एल्फा पार्टिकल नहीं चला था क्या था? 0। एल्फा पार्टिकल भाग रहा था, ठीक है, कौन सी दिशा में जा रहा था? y। पहले वाले वेग को क्या माना? v0। ठीक है, तो y दिशा में कहाँ तक पहुँचेगा? उसके घटक तक पहुँचेगा, और उसका घटक अपन ने क्या लिया था? v0 साइन v वाली लिमिट समझ आई कि कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 0 से v0 साइन
फाई तक चलेगी। उसी प्रकार जो थीटा की लिमिट होगी वो थीटा बराबर 0 से चलेगा पाई माइनस थीटा तक, मीन्स 180 माइनस थीटा नहीं फाई लेना होता है अपने को, पाई माइनस फाई तक चलेगा। मीन्स समीकरण 8 में ये वाला अपन जैसे ही यूज करेंगे तो डी वी वाई 0 टू वी नोट साइन फाई, साथ में है जी डी वी वाई दैट इक्वल इंटीग्रेशन, इस तरफ थीटा लिखा हुआ है तो थीटा चलेगा 0 से पाई माइनस फाई तक। ठीक है, आगे बढ़िए। ये आपको अभी बताएंगे कि पाई माइनस फाई कैसे आया। के जेड ई क्यू डिवाइडेड बाई वी नोट बी एम इंटू साइन थीटा, और साथ में क्या आ गया डी थीटा। थीटा वाले पार्ट को अंदर रख लो, बाकी पूरे को आप बाहर भेज दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको 0 टू वी नोट साइन फाई डी वी वाई इक्वल के जेड ई क्यू अपॉन वी नोट बी एम 0 टू पाई माइनस फाई साइन थीटा, और साथ में क्या आ गया जी डी थीटा। इजीली आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कीजिएगा। वी वाई वाले का क्या होगा, वी वाई ये लो वी वाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है जी 0 टू वी नोट साइन फाई, इस तरफ चलिएगा। के जेड ई डिवाइडेड बाई वी नोट बी एम, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है जी 0 टू पाई माइनस फाई। शायद मेरे अंदाज से आप अब तो कर ही लोगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, कीजिएगा। लेफ्ट में ओनली एक टर्म रहेगी आपके लिए वी नोट साइन फाई, वी नोट साइन फाई, 0 अपन लिख नहीं रहे। आगे बढ़िएगा, के जेड ई अपॉन वी नोट बी एम। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कोस, अपर लिमिट क्या है अपने लिए पाई माइनस फाइव, लोअर लिमिट 0 है, माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गए, कोस 0। समझ आया यहाँ तक? आगे देखिएगा, वी नोट साइन फाइव दैट इक्वल के जेड ई, क्यू भी तो है यहाँ साथ में, क्यू यहाँ पे भी क्यू अपॉन वी नोट बी इंटू एम। कोस जीरो क्या है 1 माइनस कोस पाई माइनस फाइव। ठीक है, आगे अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं वी नोट साइन फाइव इक्वल के जेड ई क्यू डिवाइडेड बाई वी नोट बी एम 1 कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है ना, मीन्स माइनस माइनस प्लस हो गया, साथ में क्या आ गया कोस फाइव। ठीक है, इस तरफ ओनली त्रिकोणमिति वाले पद आप रख लो, बाकी सारे पद इस तरफ भेज दो। तो भेजिएगा वी नोट स्क्वायर बी एम डिवाइडेड बाई के जेड ई क्यू इक्वल 1 प्लस कोस फाइव डिवाइडेड क्या आ गया साइन फाइव। क्यों भेजा है अपन ने? अपन इस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिएगा, मैं आपको कहूँ साइन 2 थीटा क्या होता है, तो आप क्या कहोगे 2 साइन थीटा कोस। ठीक है, यदि 2 थीटा नहीं लिखा हो और ओनली क्या लिखा हो साइन थीटा, तब यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 और साथ में क्या आ जाता है कोस थीटा बाई 2। पढ़े हुए होंगे दोनों फॉर्मूले आपको। नेक्स्ट यदि मैं कहूँ आप कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अपने पास कोस में 2 नहीं है, मीन्स ओनली थीटा में चेंज करना है, तो कोस थीटा चेंज करो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, इसमें अपन एप्लीकेबल करते हैं।
तो यहीं पे देख लीजिएगा आप, लेफ्ट वाला पार्ट तो यही रहेगा वी नोट स्क्वायर बी एम अपॉन के जेड ई क्यू इक्वल 1 प्लस कोस फाई। तो यहाँ से देखिएगा उस 1 को यदि मैं इधर भेजूँ तो 1 प्लस क्या हो गया कोस थीटा, किसके बराबर जी 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा की जगह अपने पास क्या है प्रेजेंट फाई, तो 1 प्लस कोस फाई, थीटा की जगह फाई रखिएगा, क्या मिला आपको 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2। समझ आया। नेक्स्ट नीचे क्या लिखा हुआ है जी साइन फाई, और साइन फाई की वैल्यू यहाँ से थीटा मान लो कि फाई है, क्या हो जाएगी 2 साइन फाई बाई 2, ये कोस स्क्वायर फाई बाई 2, 2 साइन फाइव बाई 2, साथ में आ गया कोस फाइव बाई 2, एक कोस 2 से 2 मीन्स वी नोट स्क्वायर बी एम अपॉन के जेड ई क्यू इक्वल कोस बटा साइन रहा, कोस बटा साइन क्या होता है कोट फाइव बाई 2। अपना हेडिंग था, क्या वो निकल के आ रहा है कि आपको फाई के बीच में वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यदि मैं कहूँ आपको यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि संघट प्राचल और फाई के बीच में रिलेशन निकालना था, तो फाई क्या हो जाएगा के जेड ई क्यू डिवाइडेड बाई एम वी नोट स्क्वायर कोट फाई बाई 2। बहुत बड़ा डेरिवेशन था, यदि कहाँ पे कोई छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना वहाँ पे कि कोई वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये जो रिलेशन है वो रिलेशन किस किस के बीच आ गया जी संघट प्राचल, जो कि संघट प्राचल तथा परकीर्णन कोण के बीच संबंध है। ठीक है, समझ आया। ये फर्स्ट पार्ट है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग का पार्ट फर्स्ट है, जो आपको निकालना होता है संघट प्राचल और परकीर्णन कोण के बीच में रिलेशन। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे कि जो इसका सेकंड पार्ट है रदरफोर्ड स्कैटरिंग का, उसमें किस प्रकार से आप रिलेशन निकालते हो। लेकिन मैंने कहा था कि आपको बताएंगे कि पाई माइनस फाई कैसे होता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ देखिएगा। जब कोई भी सर्किल होता है, ठीक है, 0 से चल के अपन कहाँ तक पहुँचते हैं 2 पाई तक पहुँचते हैं। अपना जो पार्टिकल है वो इससे क्या आ रहा था ऊपर आ रहा था, तो 0 से अपन कहाँ तक पहुँचेंगे पाई तक। एंगल अपन ने क्या लिया फाई। अपन कहें जो बचा हुआ एंगल है वो कितना है, टोटल एंगल कितना है, क्योंकि आधा पार्ट लिया है पाई, कोई एक एंगल है वो क्या था फाई, बचा हुआ एंगल कितना हो गया पाई माइनस फाई। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यदि वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।